द ग्रैंड पैलेस होटल के प्राइवेट रूम 3 में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ आर्यन के कांटा छुरी चलाने की हल्की आवाज तोड़ रही थी। आर्यन अपनी मेज पर सजे दुनिया के सबसे नायाब और महंगे व्यंजनों का मजा ले रहा था। पैसा होना सच में कितनी खूबसूरत बात है, उसने वाइन का एक घूंट लेते हुए सोचा। कुछ ही दिन पहले तक वह इन चीजों के बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और आज वह हर डिश का सिर्फ आधा हिस्सा खा रहा था और बाकी आधा कचरे में फेंकने के लिए छोड़ रहा था। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह आर्यन की वो शक्ति थी जो उसे दुनिया के हर नियम से आजाद कर रही थी। वह आराम से अपने खाने का मजा ले ही रहा था कि अचानक कमरे का भारी दरवाजा खुला। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े सोचा कि शायद नेहा वापस आ गई होगी। मिस नेहा, आइए ना, थोड़ा खाना आप भी चख लीजिए, उसने बहुत ही रिलैक्स अंदाज में कहा। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी नजर एक 35-36 साल के बेहद सूट बूट वाले और रौबदार शख्स पर पड़ी। यह विक्रांत सिंघानिया था। उसके पीछे होटल का जनरल मैनेजर संजीव कपूर था, जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, और सबसे पीछे नेहा वर्मा खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और उसकी आंखें हल्की लाल थीं, जैसे वह अभी अभी रोकर आई हो। नेहा की हालत देखकर आर्यन को एक ही सेकंड में अंदाजा हो गया कि यहाँ क्या चल रहा है। हेलो मिस्टर आर्यन, विक्रांत सिंघानिया ने बहुत ही पेशेवर और सधी हुई मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। मेरा नाम विक्रांत सिंघानिया है, मैं इस द ग्रैंड पैलेस होटल का चेयरमैन और मालिक हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमारे होटल का खाना और यहाँ की सर्विस कैसी लग रही है? अगर आपको किसी भी तरह की कोई कमी महसूस हो रही हो तो आप सीधे मुझे बता सकते हैं, हम आपकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। विक्रांत की आवाज बाहर से बहुत विनम्र लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें आर्यन को किसी स्कैनर की तरह पड़ रही थीं। विक्रांत अंदर ही अंदर इस 21 साल के लड़के को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक था। अगर कोई इंसान महज अपना खाना खाने के लिए 100 करोड़ रुपए का टॉप अप करवा सकता है तो यकीनन वह किसी बेहद रसूखदार और अमीर खानदान का वारिस होगा। इतनी कम उम्र में इतना पैसा। विक्रांत खुद एक चतुर बिजनेसमैन था। वह जानता था कि ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ाना भविष्य में हमेशा फायदे का सौदा होता है। एक बिजनेसमैन का नेटवर्क जितना बड़ा होगा, उसके पास मौके भी उतने ही ज्यादा होंगे। यह साथ सितारा होटल तो विक्रांत के कई बिजनेस एम्पायर्स में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उसे लग रहा था कि शायद भविष्य में वह आर्यन या उसके परिवार के साथ कोई बड़ी बिजनेस डील कर सके। हेलो मिस्टर सिंघानिया, आर्यन ने अपनी कांटा छुरी मेज पर रखी और एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है, सर्विस शानदार है। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है कि आप रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी के एक टॉप स्टूडेंट हैं। इतनी कम उम्र में इतना शानदार रुतबा, आप वाकई एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं, विक्रांत ने सम्मानजनक लहजे में कहा। हाँ, मैं वहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं हूँ। मैं अपनी हकीकत दुनिया में किसी भी इंसान से ज्यादा बेहतर जानता हूँ, आर्यन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर आर्यन। रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी देश के टॉप 5 कॉलेजों में से एक है। वहां पढ़ने वाला हर छात्र अपने आप में एलीट होता है। विक्रांत ने अपनी जेब से एक सोने के पानी चढ़ा हुआ बेहद कीमती विजिटिंग कार्ड निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। यह मेरा पर्सनल कार्ड है। अगर आपको मेरी या मेरे रसूख की कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। आर्यन ने वह चमचमाता हुआ कार्ड अपने हाथ में लिया, उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर सीधा विक्रांत की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे बस एक ही सवाल पूछना है। जी बिल्कुल, पूछिए, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप ये होटल बेच रहे हैं? क्या? विक्रांत की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। वह इस अप्रत्याशित सवाल से पूरी तरह सन्न रह गया। सिर्फ विक्रांत ही नहीं, उसके पीछे खड़े संजीव कपूर और नेहा वर्मा के भी होश उड़ गए। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मिस्टर आर्यन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? विक्रांत ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए एक हल्की सी हंसी हंसने की कोशिश की। क्या मेरा चेहरा देखकर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? आर्यन ने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त कर लिए। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफनाक गुरूर था जो किसी भी इंसान को डरा दे।
अगर आप यह होटल बेच रहे हैं तो मैं इसे अभी खरीदने के लिए तैयार हूँ, और मैं बिजनेस में कभी मजाक नहीं करता। विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मिस्टर आर्यन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस होटल की इमारत को बनाने में ही कई हजार करोड़ रुपए का खर्च आया था, और इसमें उस जमीन की कीमत तो शामिल भी नहीं है जिस पर यह बना है। क्या आप वाकई इतने बड़े सौदे के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए बेपरवाही से कहा। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो बस मुझे एक कीमत बताइए, और अगर आपकी औकात इसे बेचने की नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। विक्रांत सिंघानिया कुछ पलों तक आर्यन को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद से 15 साल छोटे इस लड़के को कैसे हैंडल करे। 100 करोड़ रुपए खाने के लिए लुटाना एक बात थी, लेकिन शहर का सबसे महंगा 7 सितारा होटल खरीदने की बात करना। मुंबई में ऐसे कई लोग थे जो बिजनेस डील्स के लिए 100-200 करोड़ रुपए का कैश निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे जो किसी एक डील के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कैश एक साथ मेज पर रख सके। भले ही आर्यन के परिवार के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन कोई भी परिवार अपने 21 साल के लड़के को इतनी बड़ी रकम यूं ही खर्च करने की इजाजत कभी नहीं देगा। क्या यह सच में उन अदृश्य अरबपति परिवारों का मुख्य वारिस है? मेरा तजुर्बा कहता है कि सिर्फ वही लोग दौलत के साथ इस तरह का पागलपन कर सकते हैं, विक्रांत ने मन ही मन सोचा। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और अपना प्रोफेशनल चेहरा वापस ओढ़ लिया। मिस्टर आर्यन, अगर आप इसे खरीदने को लेकर सच में गंभीर हैं, तो यह डील मुमकिन हो सकती है, विक्रांत ने कहा। लेकिन मुझे इस बारे में अपने बाकी बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स से बात करनी होगी। आखिर यह होटल सिर्फ मेरा अकेला नहीं है। और हाँ, एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, इस तरह की डील्स में हमें पेमेंट पूरी तरह से कैश में चाहिए होगी। हम कोई शेयर्स या बॉन्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, जाइए और बात कीजिए, आर्यन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मानो वह किसी नौकर को आदेश दे रहा हो। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपना फैसला और कीमत बताइए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। ओके मिस्टर आर्यन, कृपया आप अपने लंच का आनंद लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको जवाब देता हूँ, विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा और तेजी से प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। जनरल मैनेजर संजीव कपूर भी अपना पसीना पोंछते हुए उसके पीछे पीछे भाग लिया। नेहा भी डर के मारे वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन आर्यन की आवाज ने उसे रोक दिया। मिस नेहा, आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आर्यन ने कहा। नेहा एक पल के लिए रुकी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन अंत में उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वह अपनी नौकरी खो सकती थी, लेकिन वह किसी भी कीमत पर आर्यन जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं खोना चाहती थी। कुछ मिनट पहले जब आर्यन ने यह कहा था कि वह यह होटल खरीदना चाहता है, तो नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इस होटल को खरीदने का मतलब था कम से कम 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना, और चेयरमैन ने साफ कहा था कि उन्हें यह पैसा कैश में चाहिए। अगर आर्यन सच में इस होटल को खरीद लेता है, नेहा के दिमाग में एक सपना बनने लगा, तो हमारे बीच जो रिश्ता बन रहा है उसके हिसाब से आर्यन मुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेगा, बल्कि हो सकता है कि वह मुझे सीधा जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट बना दे। वह दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि चेयरमैन इस होटल को बेचने के लिए राजी हो जाए और आर्यन सच में इसे खरीद ले। वैसे भी चेयरमैन विक्रांत की नजरों में उसकी छवि बहुत खराब हो चुकी थी। अगर होटल का मालिक नहीं बदला तो यह लगभग तय था कि चेयरमैन उसे कल ही नौकरी से निकालकर सड़क पर फेंक देगा। ऊपर 33वीं मंजिल पर विक्रांत सिंघानिया अपने ऑफिस में वापस पहुंचा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप पर एक बेहद प्राइवेट ग्रुप चैट खोली। इस ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, द ग्रैंड पैलेस होटल के 4 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स। विक्रांत, कुछ ही सेकंड में रविशर नाम के एक शेयर होल्डर का रिप्लाई आया। रवीश, विक्रांत, समीर, कहां से लाएगा? रवीश, होगा। विक्रांत, कबीर, विक्रांत, रवीश, विक्रांत, मिलाकर मेरे शेयर से ज्यादा होते हैं। अगर मैं बेचना चाहूं और तुम तीनों मना कर दो तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। समीर, विक्रांत, समीर, रवीश, खानदानों में से किसी का वारिस हो। कबीर, तू कुछ बोल, तेरा तो उन अंडरग्राउंड रईसों के साथ उठना बैठना रहा है ना। कबीर, का अनुभव देने के लिए बिना पैसे के आम लोगों के बीच छोड़ देते हैं, और जब उनका वक्त आता है तो वे उन्हें सीधा अपने एम्पायर का एक हिस्सा सौंप देते हैं। विक्रांत, चेक करवानी चाहिए, मैं अपने कुछ आदमियों को लगाता हूं। कबीर, विक्रांत, कबीर, नहीं देखिए,
इसलिए तुझे पता नहीं है कि असली ताकत क्या होती है। वो लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनके इशारे पर सरकारें गिर जाती हैं। उनका खौफ डरावना है। अगर कभी मौका मिला तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि उनकी असली दुनिया कैसी होती है। समीर, रवीश, विक्रांत, कबीर, विक्रांत, कबीर का क्या ख्याल है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जो फैसला लोगे मैं साथ हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर ये डील पक्की होती है तो मैं उस लड़के से पर्सनली मिलना चाहूंगा। समीर, मैं बेच सकते हैं। जब हमने इसे बनाया था तो जमीन और कंस्ट्रक्शन मिलाकर हमारा लगभग 12,000 करोड़ का खर्च आया था और पिछले कुछ सालों में हमने इससे हजारों करोड़ का प्रॉफिट भी कमा लिया है। अगर हम इसे 18,000 करोड़ में बेचते हैं तो यह हमारी इन्वेस्टमेंट का लगभग डबल होगा। मेरे पास इस वक्त एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। हम ये सारा पैसा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विक्रांत, समीर, रवीश, विक्रांत, तू उस लड़के के पास जा और सीधा 20,000 करोड़ रुपए की डिमांड रख। अगर वह मोल भाव करता है तो हम 18,000 करोड़ तक नीचे आ सकते हैं, लेकिन 18,000 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं। अगर वह नहीं मानता तो हम नहीं बेचेंगे। विक्रांत, एक मत होने के बाद विक्रांत सिंघानिया ने अपना फोन जेब में रखा। उसने अपने चेहरे पर एक बार फिर से वह सधी हुई और कॉन्फिडेंट मुस्कान ओढ़ी और आर्यन को 20,000 करोड़ की वो खौफनाक कीमत बताने के लिए लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। मिस नेहा, वहीं दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और मेरे साथ बैठकर कुछ खा लो। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े बहुत ही रिलैक्स और कैजुअल अंदाज में कहा। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि दरवाजे से एक 35-36 साल का बेहद सूट बूट वाला और रौबदार शख्स अंदर आ रहा था। उसके पीछे एक और अधेड़ उम्र का आदमी था और सबसे पीछे नेहा वर्मा खड़ी थी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें हल्की लाल थीं, मानो वह रोकर आई हो। आर्यन उन दोनों आदमियों को नहीं जानता था, लेकिन नेहा की हालत देखकर और उन दोनों के रुतबे को देखकर उसे एक ही सेकंड में अंदाजा हो गया कि यहाँ क्या चल रहा है। ये लोग यकीनन होटल के मालिक और टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा थे। तभी चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और आर्यन से पूछा कि क्या वह सच में यह होटल खरीदना चाहता है। आर्यन ने भी बिना किसी झिझक के उन्हें उनके शेयर होल्डर्स से बात करने के लिए भेज दिया था। चेयरमैन विक्रांत के जाने के बाद प्राइवेट रूम 3 में अब सिर्फ आर्यन और नेहा अकेले बच गए थे। नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी। वह अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और आर्यन की मेज के पास आकर बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में पूछा, आर्यन, क्या तुम सच में इस होटल को खरीदने के बारे में सीरियस हो? हाँ, बिल्कुल हूँ। आर्यन ने अपनी कांटा छुरी मेज पर रखते हुए बहुत ही सहजता से जवाब दिया। मैं बस इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ कि तुम्हारा बॉस इसे मुझे बेचेगा या नहीं। वैसे तुम्हारा बॉस है कौन? मुझे भी उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। नेहा ने अपनी नर्वसनेस को छिपाते हुए कहा। चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया बहुत ही रहस्यमयी इंसान है। वह इस होटल में बहुत कम आते हैं। ज्यादातर वह सिर्फ होटल की एनुअल डिनर पार्टी में ही नजर आते हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। मैंने सुना है कि उनका बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा है। उनके पास कई और बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं और यह द ग्रैंड पैलेस होटल उनके उस विशाल एम्पायर का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इतने रहस्यमयी है, फिर तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आर्यन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। हो सकता है कि उसे पैसों की कोई खास जरूरत न हो और वह इन मामूली सी चिल्लर के लिए अपना होटल न बेचे। मामूली सी चिल्लर? आर्यन के मुंह से ये शब्द सुनकर नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इस लड़के के लिए सिर्फ मामूली सी चिल्लर थे? क्या यही उन गॉड टियर और अल्ट्रा रिच अरबपतियों की असली दुनिया थी? यह एहसास ही अपने आप में कितना खौफनाक और डरावना था। नेहा की रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे जमने लगा था। उसने पिछले 3-4 सालों में द ग्रैंड पैलेस होटल जैसे मुंबई के सबसे हाई एंड और आलीशान होटल में काम किया था। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, अपनी चालाकी और अपनी मीठी बातों के दम पर उसने कई बड़े बड़े क्लाइंट्स से मुलाकात की थी और कई दोस्त बनाए थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी कुल संपत्ति सैकड़ों या हजारों करोड़ों में थी। उन लोगों से मिलकर नेहा को लगने लगा था कि वह दुनिया के सबसे रईस सर्कल तक पहुंच चुकी है।
उसे लगता था कि उसने दौलत की आखिरी सीमा देख ली है, लेकिन आर्यन ने पिछले सिर्फ 2 दिनों में उसे जो सबक सिखाया था, उसने नेहा की आंखें पूरी तरह खोल दी थीं। उसे अब एहसास हो रहा था कि जिन अरबपतियों को वह जानती थी और जिनसे वह मिलती थी, वो तो उस विशाल हिमखंड का सिर्फ एक ऊपरी सिरा थे। असली और अकल्पनीय दौलत तो समंदर के नीचे गहराई में छिपी थी। जब बात आर्यन जैसे सच में अल्ट्रा रिच लोगों की आती थी, तो वो सिर्फ अपने शौक के लिए या महज एक पल के मूड के लिए ही दसियों हजार करोड़ रुपए ऐसे बहा देते थे जैसे कोई पानी बहाता है। जिन तथाकथित रईसों को वह जानती थी, उनकी पूरी जिंदगी की कुल संपत्ति को अगर मिला भी दिया जाए, तो भी वो आर्यन के महज एक शौक के बराबर नहीं थी। आर्यन ने बस एक बात सोची और अपनी उस एक सोच को सच करने के लिए वह 20,000 करोड़ खर्च करने को तैयार था। उनकी आर्यन से क्या तुलना थी? वे लोग तो आर्यन के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थे। दोनों का स्तर पूरी तरह अलग था। जब नेहा के दिमाग में ये सारे ख्याल दौड़ रहे थे, तो आर्यन को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि आर्यन के लिए एक अंधी श्रद्धा और दीवानगी पैदा हो चुकी थी। यही है वो मर्द जिसका मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है, नेहा ने आर्यन को निहारते हुए मन ही मन सोचा। भले ही यह उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन इसका ऑरा, इसका मिजाज बिल्कुल बेदाग है। यह खाना खाते खाते इतने कैजुअल अंदाज में दसियों हजार करोड़ के बिजनेस की बातें कर रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई महान सम्राट अपने दरबार में बैठकर महज अपने मनोरंजन के लिए दुनिया के नक्शे बदल रहा हो। अगर आर्यन को जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि इस वक्त नेहा के दिमाग में उसे लेकर क्या क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं, तो वह यकीनन इतना जोर से हंसता कि उसके जबड़े में दर्द हो जाता। बेदाग मिजाज, महान सम्राट का ऑरा। आर्यन मन ही मन खुद की हालत पर व्यंग्य कर रहा था। अरे पगली, सिर्फ 2 दिन पहले तक मैं एक सबसे बड़ा लूजर था। मेरे बैंक अकाउंट में मुश्किल से 1-1.5 रुपए पड़े थे। मेरी उसी कंगाल हैसियत की वजह से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे महज 1.5 लाख के घटिया लुई विटॉन बैग के लिए सड़क पर कचरे की तरह फेंक दिया था। और तू मुझे सम्राट कह रही है? इस मतलबी और लालची दुनिया में अगर किसी भी आम इंसान को अचानक से कोई सुपर रिच सिस्टम मिल जाए और उसके पास असीमित दौलत आ जाए, तो उसका ऑरा और मिजाज अपने आप ही बेदाग और शानदार हो जाएगा। बल्कि सच कहूं तो अगर किसी और को यह सिस्टम मिलता, तो शायद वह मुझसे भी ज्यादा घमंडी और पैसे लुटाने वाला पागल बन जाता। नेहा आर्यन को खाना खाते हुए लगातार घूरे जा रही थी। फिर उसने अचानक अपनी नजरें चुराई और खुद को संभालते हुए बोली, शायद ऐसा नहीं है डार्लिंग। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम एक बहुत बड़ी और मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार हो, तो चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया यह होटल जरूर बेच देंगे। मिस्टर सिंघानिया एक बहुत ही चतुर और शातिर बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन का आखिरी लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। तुम्हारी इस एनालिसिस को सुनकर लगता है कि यह डील पक्की हो सकती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अब वहां दरवाजे पर बुत बनकर मत खड़ी रहो मिस नेहा। आओ, यहाँ मेरे सामने बैठो और कुछ खा लो। और हाँ, अगर मैंने यह होटल खरीद लिया, तो मैं इसे चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूंगा। आर्यन ने अपने लंच का एक निवाला मुंह में रखते हुए बेहद बेपरवाह अंदाज में कहा। आर्यन के मुंह से ये शब्द निकलते ही नेहा के दिमाग में जैसे एक भयंकर धमाका हुआ। उसके कानों में एक तेज सीटी बजने लगी और उसे लगा कि वह अब भी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ेगी। आर्यन ने अभी क्या कहा? वह इस 20,000 करोड़ के होटल को खरीदने के बाद इसे मुझे सौंप देगा? मतलब मैं यहाँ की जनरल मैनेजर बनूंगी? भले ही सुनने में लॉबी मैनेजर और जनरल मैनेजर के बीच सिर्फ एक शब्द का फर्क लगता हो, लेकिन हकीकत की दुनिया में इन दोनों के रुतबे, इनकी ताकत और इनकी सैलरी में जमीन और आसमान का फर्क था। यह एक ऐसा फासला था जिसे कोई आम कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से भी पार नहीं कर सकता था। इस होटल का जनरल मैनेजर, चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद इस पूरी इमारत का सबसे ताकतवर इंसान होता है। अगर चेयरमैन यहाँ मौजूद नहीं है, तो जनरल मैनेजर ही इस पूरे एम्पायर का भगवान होता है। और सबसे बड़ी बात, संजीव कपूर की सालाना सैलरी और बोनस मिलाकर लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए थी। और नेहा
नेहा की सालाना सैलरी क्या थी? मुश्किल से 20-25 लाख रुपए। और अब आर्यन बहुत ही आराम से कह रहा था कि वह यह होटल खरीदकर उसे यहाँ की जनरल मैनेजर बना देगा। क्या यह रातों रात किस्मत पलटने वाली बात नहीं थी? क्या यह एक झटके में दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने जैसा नहीं था? आर्यन, डार्लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? नेहा ने अपनी कुर्सी का हत्था पकड़ते हुए कांपती और लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसे सच में लग रहा था कि वह अभी बेहोश हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? आर्यन ने वाइन का ग्लास नीचे रखा और थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, पता नहीं क्यों यहाँ हर इंसान को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें कल ही नहीं कहा था? अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करेगा या तुम्हें नौकरी से निकालने की धमकी देगा तो मैं तुम्हारे बॉस को ही खरीद लूंगा और तुम्हें यहाँ की मालकिन बना दूंगा। जब तुम अभी दरवाजे से अंदर आई थीं तो मैंने देखा था कि तुम्हारी आंखें लाल थीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जनरल मैनेजर या चेयरमैन ने तुम्हें आज सुबह होटल से बाहर जाने पर रंगे हाथों पकड़ लिया होगा और तुम्हें खूब डांटा होगा। सही कहा ना मैंने? आर्यन की यह बात सुनकर नेहा की आंखें एक बार फिर से लाल हो गईं। उसकी आंखों से अनियंत्रित होकर आंसुओं की धारा बह निकली। लेकिन ये आंसू उस डर और अपमान के नहीं थे जो उसने कुछ देर पहले चेयरमैन के ऑफिस में महसूस किए थे। ये आंसू खुशी के थे, कृतज्ञता के थे और एक ऐसे इंसान के लिए थे जिसने उसकी जिंदगी को रातों रात एक नया मुकाम दे दिया था। वह इस वक्त खुशी से पागल हो रही थी। आर्यन, नेहा ने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों को मिले हुए मुश्किल से 2 दिन हुए हैं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मुझे 3.5 करोड़ की कार गिफ्ट कर दी। तुमने मुझे अपने 400 करोड़ के घर में बिना किसी किराए के रहने की जगह दे दी। और अब तुम सिर्फ मुझे प्रमोट करने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए ये पूरा का पूरा होटल ही खरीद रहे हो। क्यों? आर्यन ने जब नेहा की रोती हुई और सिसकती हुई आवाज सुनी तो वह थोड़ा असहज हो गया। वह पीछे मुड़ा और बोला, मिस नेहा, आप रो क्यों रही हैं? लेकिन इससे पहले कि आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता, प्राइवेट रूम 3 का भारी दरवाजा एक बार फिर से जोर से खुला। नेहा ने तुरंत खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खड़ी होकर कमरे के एक कोने में दीवार के पास चली गई। चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया एक बेहद आत्मविश्वास भरी चाल के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जनरल मैनेजर संजीव कपूर भी था। कुछ देर पहले संजीव कपूर अपने बॉस के ऑफिस के बाहर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब चेयरमैन नीचे आर्यन को कीमत बताने आया तो संजीव भी अपनी घबराहट को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। संजीव कपूर के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। ये वो पल था जो उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। इस होटल का मालिक किसी भी पल बदल सकता था और अगर इस होटल का मालिक आर्यन बन गया तो क्या आर्यन उसे इस जनरल मैनेजर की कुर्सी पर बैठने देगा? संजीव कपूर को अपनी असलियत पता थी। जब उसने नेहा और आर्यन की नजदीकियों को देखा तो उसे एहसास हो गया था कि उसके बचने की गुंजाइश लगभग न के बराबर है। इस कुर्सी पर रहते हुए संजीव की सालाना सैलरी लगभग 6 करोड़ रुपए थी और साल के अंत में मिलने वाला बोनस मिलाकर वह आसानी से 15 करोड़ तक पहुंच जाता था। इसके अलावा चूंकि चेयरमैन विक्रांत ज्यादातर बाहर ही रहता था, इसलिए संजीव यहाँ का अघोषित बॉस था। इस कुर्सी का फायदा उठाकर वह वेंडर्स और सप्लायर्स से करोड़ों रुपए का घपला भी कर लेता था। अगर वह यह नौकरी खो देता है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा ऐसी सोने की खान वाली नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, पिछले कई सालों में संजीव कपूर ने अपनी इस ताकत और हैसियत का फायदा उठाकर होटल की कई मजबूर और महत्वाकांक्षी फीमेल स्टाफ का शारीरिक शोषण भी किया था, जो प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। उसने कई बार नेहा वर्मा पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, उसे गंदे इशारे किए थे, लेकिन नेहा बहुत चालाक थी। उसने हमेशा संजीव को अपनी बातों में उलझा कर रखा और कभी उसके जाल में नहीं फंसी। अगर नेहा अपने काम में इतनी तेज और परफेक्ट न होती तो संजीव ने उसे बहुत पहले ही नौकरी से निकालकर सड़क पर फेंक दिया होता। इस वक्त संजीव कपूर कमरे के एक कोने में खड़ा होकर दिल ही दिल में अपने सारे भगवानों को याद कर रहा था। वह प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरह यह 20,000 करोड़ का सौदा नाकाम हो जाए, आर्यन पीछे हट जाए या चेयरमैन कीमत इतनी बढ़ा दे कि आर्यन खरीद न पाए। अगर यह सौदा हो गया
तो संजीव कपूर के अच्छे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। संजीव, विक्रांत सिंघानिया ने कमरे के अंदर आते ही बिना पीछे मुड़े अपने पीछे खड़े जनरल मैनेजर से कहा, तुम और मिस नेहा वर्मा अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। मुझे मिस्टर आर्यन से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। यस मिस्टर सिंघानिया, संजीव कपूर ने तुरंत सिर झुकाते हुए कहा। जी मिस्टर सिंघानिया, नेहा ने भी एक साथ जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही संजीव कपूर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, जबकि नेहा के चेहरे पर एक छिपी हुई विजयी मुस्कान थी। कमरे के अंदर अब सिर्फ आर्यन और चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया थे। तो मिस्टर आर्यन, विक्रांत ने आर्यन के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर मेज पर रखा और सीधा आर्यन की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप वाकई इस होटल को खरीदने को लेकर सीरियस हैं? क्या हम बिजनेस की बात कर सकते हैं? बिल्कुल मिस्टर सिंघानिया, आर्यन ने अपनी वाइन का ग्लास घुमाते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप बेचने को तैयार हैं तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मिस्टर आर्यन, मैंने अभी अपने बाकी शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लंबी चर्चा की है। विक्रांत ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और रसूखदार बनाते हुए कहा, अगर आप सच में इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आपको यह कीमत चुकानी होगी। आपका क्या ख्याल है? यह कहते हुए विक्रांत ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां आर्यन के सामने उठा दी। 20,000 करोड़? आर्यन ने बिना पलक झपकाए पूछा। जी हाँ मिस्टर आर्यन, पूरे 20,000 करोड़ रुपए। विक्रांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कीमत की पुष्टि की। आपको यह समझना होगा कि यह होटल मुंबई शहर के सबसे प्राइम और महंगे इलाके में स्थित है। यह सिर्फ शहर का नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य का सबसे प्रीमियम और इकलौता 7 सितारा होटल है। इसके कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में दुनिया के सबसे ऊंचे मानकों का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस होटल का मुनाफा हर साल लगातार कई गुना बढ़ रहा है। अगर आप इसे 20,000 करोड़ में भी खरीदते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस सौदे में कोई नुकसान नहीं होगा। विक्रांत आर्यन के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या 20,000 करोड़ का आंकड़ा सुनकर इस 21 साल के लड़के के माथे पर पसीना आता है या नहीं। लेकिन आर्यन का चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन था। ठीक है, 20,000 करोड़ मंजूर है, आर्यन ने इतने कैजुअल अंदाज में कहा जैसे वह 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 20 रुपए की चाय खरीद रहा हो। हालांकि मुझे इन बड़े बिजनेस के हैंडओवर और लीगल पेपर वर्क के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप आगे की सारी कागजी कार्रवाई के लिए सीधे मिस नेहा वर्मा से संपर्क करेंगे। आज से और अभी से वह इस होटल की नई जनरल मैनेजर होंगी। यह सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए थे। आर्यन के सुपररिच सिस्टम के असीमित खजाने के सामने यह रकम समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं थी। सच कहा जाए तो सिस्टम मिलने से पहले आर्यन ने कभी अपनी जिंदगी में 200 रुपए भी इतने बेपरवाह अंदाज में खर्च नहीं किए थे। आर्यन का यह बेखौफ और तुरंत लिया गया फैसला देखकर विक्रांत सिंघानिया एक पल के लिए अंदर तक हिल गया। इस लड़के ने मोल भाव की एक कोशिश भी नहीं की। 20,000 करोड़ कैश, और इसने 1 सेकंड में हाँ कह दी। यह इंसान नहीं, कोई शैतान है। शानदार, ग्रेट। विक्रांत ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, चूंकि आपने इस कीमत पर सहमति दे दी है तो यह डील पक्की समझी जाए। हालांकि इतने बड़े स्तर के हैंडओवर की प्रक्रिया में कई छोटी छोटी कानूनी और वित्तीय बारीकियां होती हैं। सारे शेयर्स ट्रांसफर करने और लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में हमें लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। विक्रांत थोड़ा आगे की तरफ झुका और उसने अपनी शर्त रखी, लेकिन बिजनेस के नियमों के अनुसार इस डील को लॉक करने के लिए आपको कुल रकम का 10% हिस्सा बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी जमा करना होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं मिस्टर आर्यन, अगर आगे चलकर किसी भी वजह से आप इस डील को पूरा करने से पीछे हटते हैं तो यह 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा और आपको वापस नहीं मिलेगा। मुझे मंजूर है, आर्यन ने बिना कोई सवाल किए बहुत ही ठंडी आवाज में हामी भर दी। यह सुनकर विक्रांत सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से फोन उठने की आवाज आई। हेलो मिस्टर सिंघानिया सर, गुड आफ्टरनून। मैं जतिन देसाई बोल रहा हूँ। बताइए सर,
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फोन उठाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि दी ग्रैंड पैलेस होटल का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन देसाई था। मिस्टर देसाई, विक्रांत ने बहुत ही गंभीर और आदेशात्मक स्वर में फोन पर कहा, अपने सारे काम छोड़ो और अभी इसी वक्त अपना लैपटॉप और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर प्राइवेट रूम 3 में आ जाओ। ओके मिस्टर सिंघानिया, आप बस 1 मिनट इंतजार कीजिए सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जतिन देसाई ने घबराते हुए जवाब दिया। 10 मिनट बाद प्राइवेट रूम 3 के भारी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, विक्रांत सिंघानिया ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए कहा। फिर उसने दरवाजे के बाहर खड़े संजीव कपूर और नेहा वर्मा की तरफ देखकर कहा, संजीव, मिस नेहा, आप दोनों भी अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला और होटल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन देसाई अपने हाथ में एक ब्रीफकेस और लैपटॉप लिए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे जनरल मैनेजर संजीव कपूर और लॉबी मैनेजर नेहा वर्मा भी दबे पांव अंदर आ गए। चलिए मैं आप सबको एक बहुत बड़ी और अहम घोषणा कर दूं, विक्रांत ने उन तीनों की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा। मिस्टर आर्यन और मेरे बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है। हम यह द ग्रैंड पैलेस होटल मिस्टर आर्यन को पूरे 20,000 करोड़ रुपए में ट्रांसफर कर रहे हैं। विक्रांत ने जतिन देसाई की तरफ देखा। मिस्टर देसाई, तुरंत एक इनवॉइस तैयार कीजिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करने का सेटअप लगाइए। ये पूरा ट्रांजैक्शन और हैंडओवर की प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ये खबर सुनते ही कमरे में मौजूद उन तीनों लोगों के चेहरे के भाव देखने लायक थे। तीनों के रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग थे। जतिन देसाई के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह पिछले कई सालों से विक्रांत सिंघानिया के साथ काम कर रहा था। वह सिर्फ दी ग्रैंड पैलेस होटल का ही नहीं बल्कि विक्रांत के विशाल बिजनेस एम्पायर की कई और कंपनियों का भी फाइनेंस संभालता था। सच कहें तो अगर यह होटल बिक जाता है तो उसका काम का बोझ थोड़ा कम ही हो जाएगा, इसलिए उसे इस डील से कोई खास परेशानी नहीं थी। दूसरी तरफ जनरल मैनेजर संजीव कपूर का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और उसकी टांगें कांप रही थीं। संजीव को चेयरमैन विक्रांत ने एक बहुत बड़ी हेडहंटिंग कंपनी के जरिए ढूंढकर यहाँ रखा था। संजीव का रिज्यूमे और तजुर्बा इतना शानदार था कि अगर वह यहाँ से नौकरी खो भी देता है तो उसे बाजार में दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इतनी मोटी सैलरी, ऐसा रुतबा और ऊपर की कमाई करने का ऐसा खुला मौका उसे किसी दूसरी नौकरी में कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और इन सब में सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वह थी नेहा वर्मा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। खुशी और उत्तेजना के मारे उसका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके चेहरे की कशिश और खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही थी। उसका बरसों का सपना आज आर्यन की एक हाथ से सच हो गया था। जतिन देसाई ने अपना लैपटॉप खोला, सिस्टम सेट किया और आर्यन को कंपनी का एक बेहद सुरक्षित और एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट नंबर दिया। आर्यन ने अपना नया आईफोन निकाला, सिस्टम के जरिए अकाउंट डिटेल्स लिंक की और बिना पलक झपकाए महज अपने फिंगरप्रिंट के एक टच से कुल रकम का 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी पूरे 2,000 करोड़ रुपए तुरंत उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 1 सेकंड के अंदर जतिन के सिस्टम पर अमाउंट रिसीव्ड का हरा सिग्नल फ्लैश हुआ और उसने तुरंत आर्यन को 2,000 करोड़ की पक्की रसीद सौंप दी। इस डिपॉजिट के जमा होते ही कमरे में मौजूद हर इंसान को यकीन हो गया कि अब इस 20,000 करोड़ के सौदे में कोई अनिश्चितता बाकी नहीं बची है। अब विक्रांत सिंघानिया के आर्यन को देखने के नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव आ चुका था। अपने सबसे तजुर्बेकार पार्टनर की बात याद करते हुए विक्रांत को यकीन हो गया था कि अगर यह 21 साल का लड़का महज एक इशारे पर 2,000 करोड़ रुपए कैश में ट्रांसफर कर सकता है और 20,000 करोड़ की डील फाइनल कर सकता है तो यह 100% उन अदृश्य और अंडरग्राउंड अरबपति खानदानों का ही कोई मुख्य वारिस है। विक्रांत खुद बहुत ताकतवर था लेकिन वह इन अदृश्य लोगों की दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। ये लोग बहुत रहस्यमयी होते थे लेकिन इनकी ताकत और इनका खौफ रोंगटे खड़े कर देने वाला होता था। विक्रांत को पता था कि अगर कोई इंसान एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता तो वह इन लोगों से संपर्क करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने यह भी सुना था कि ये लोग सिर्फ अमीर नहीं होते बल्कि इनके इशारों पर
देश की अर्थव्यवस्था और सरकारें चलती हैं। इसी बीच आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, ओ मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरी अपनी कुछ व्यस्तताएं हैं, इसलिए मेरे पास इन लीगल पेपर्स और हैंडओवर की रोजमर्रा की माथापच्ची के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आगे की सारी कागजी कार्रवाई के लिए आप सीधे मिस नेहा वर्मा से संपर्क करेंगे। आज से और अभी से वही इस होटल की नई जनरल मैनेजर है। विक्रांत ने तुरंत जतिन की तरफ देखा और कहा, मिस्टर देसाई, आगे की सारी प्रक्रिया बिल्कुल मिस्टर आर्यन के आदेशानुसार ही पूरी होनी चाहिए। यस मिस्टर सिंघानिया, जतिन ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर विक्रांत ने अपनी कुर्सी थोड़ा आगे खिसकाई, चेहरे पर एक बेहद दोस्ताना और गर्मजोशी भरी मुस्कान लाई और आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन, अब चूंकि हमारी डील पक्की हो चुकी है तो हम एक तरह से बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त बन चुके हैं। अगर आप मुझे बार बार मिस्टर सिंघानिया कहेंगे तो यह थोड़ा अजीब और औपचारिक लगेगा। मेरा नाम विक्रांत है और मैं उम्र में आपसे बस कुछ ही साल बड़ा हूँ। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारें? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप भी मुझे मिस्टर आर्यन कहना छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ आर्यन कहिए। आर्यन ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हा हा हा, शानदार, विक्रांत ने जोरदार हंसी हंसते हुए कहा। मुझे तुम्हारा यह बेबाक और सीधा अंदाज बहुत पसंद आया आर्यन। सुनो, जब भी तुम अगली बार पुणे आओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। मेरा बेस कैंप वही है और मैं तुम्हारी शानदार खातिरदारी करना चाहूंगा। फिक्र मत करो विक्रांत, जब भी मैं पुणे आऊंगा तुमसे जरूर संपर्क करूंगा, आर्यन ने कहा। पुणे। आर्यन को अचानक याद आया कि उसकी चचेरी बहन रिया, जो अपनी सबसे छोटी बुआ की बेटी थी, वह भी तो पुणे की ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। हो सकता है भविष्य में कभी रिया की सुरक्षा या किसी और काम के लिए उसे पुणे में विक्रांत के रसूख की जरूरत पड़ जाए। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हारे इस एकांत लंच में और खलल नहीं डालूंगा। मुझे आज दोपहर की फ्लाइट से वापस पुणे भी लौटना है, विक्रांत अपनी जगह से उठते हुए बोला। आर्यन, याद रखना, पुणे आओ तो मुझे जरूर बताना, वहां मेरा अच्छा खासा रसूख है। कोई भी काम हो बस एक फोन कर देना। बिल्कुल, आर्यन ने हाथ मिलाते हुए कहा। विक्रांत के कमरे से बाहर निकलते ही जतिन देसाई और जनरल मैनेजर संजीव कपूर भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। प्राइवेट रूम 3 में अब सिर्फ आर्यन और नेहा अकेले रह गए थे। नेहा अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ी थी। उसका शरीर अभी भी इस खुशी के मारे कांप रहा था। वह जानती थी कि आज से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और अब उसे इस 21 साल के अत्यंत युवा और ताकतवर बॉस की पूरी वफादारी के साथ सेवा करनी है। मिस नेहा, आर्यन ने अपनी वाइन खत्म करते हुए नेहा की तरफ देखकर कहा, आज से मैं ये पूरा होटल तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए आर्यन सर। नेहा ने अपनी आंखों में एक अंधी श्रद्धा और दीवानगी भरते हुए कहा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन इस होटल को पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल बनाकर दिखाऊंगी। उसी वक्त 33वीं मंजिल पर चेयरमैन के ऑफिस में विक्रांत सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठा था और संजीव कपूर उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। संजीव, विक्रांत ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, इस होटल का मालिक बहुत जल्द बदलने वाला है। अगर तुम चाहो तो मैं आर्यन से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूं। जनरल मैनेजर न सही, वह तुम्हें किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर तो बना ही देगा। संजीव कपूर यह सुनकर अंदर तक हिल गया। डिपार्टमेंट मैनेजर? कहां वह पूरे होटल का भगवान था और कहां अब उसे एक मामूली सा डिपार्टमेंट मैनेजर बनने का ऑफर मिल रहा था। इन दोनों के रुतबे, ताकत और सैलरी में जमीन आसमान का फर्क था। उसने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप यहाँ नहीं हैं तो मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ। मुझे अपने साथ अपनी किसी और कंपनी में ले चलिए सर। संजीव, इस वक्त मेरी बाकी कंपनियों में तुम्हारे लेवल की कोई भी सूटेबल पोजीशन खाली नहीं है। विक्रांत ने अपना फोन चेक करते हुए बेपरवाही से कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें 1 साल की पूरी सैलरी दे देता हूँ। तुम अपना हिसाब करो और कोई नई नौकरी ढूंढ लो। क्या कहते हो? सर, लेकिन हमारे बीच जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें अभी भी कई साल बाकी हैं। आप मुझे इस तरह बीच रास्ते में लावारिस नहीं छोड़ सकते। संजीव के चेहरे पर अब घबराहट और गुस्सा साफ दिखने लगा था। विक्रांत सिंघानिया ने अपना फोन मेज पर रखा और अपनी आंखें सिकोड़कर संजीव को घूरा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो संजीव के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था।
संजीव, मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार और इज्जत से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम शायद सीधी भाषा नहीं समझते। विक्रांत की आवाज में अब एक जहरीली धार आ गई थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बात खोलकर समझाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पिछले कुछ सालों से इस होटल में क्या गुल खिला रहे हो? संजीव का दिल धक से रह गया। जब तक तुमने मेरी बर्दाश्त की हदें पार नहीं की, मैंने अपनी एक आंख बंद रखी थी। विक्रांत ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, सप्लायर्स के साथ करोड़ों का कमीशन खाना, फीमेल स्टाफ के साथ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, क्या मुझे नहीं पता? अगर मैं तुम्हारे इन घपलों की जांच करवाने पर आ गया ना संजीव, तो तुमने जो कांड किए हैं उनकी गंभीरता के हिसाब से तुम्हें कम से कम 8 से 10 साल जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारा है। 1 साल की सैलरी लेकर चुपचाप यहां से दफा होना है या सीधे जेल जाना है। विक्रांत की ये बातें सुनते ही संजीव कपूर के माथे से ठंडे पसीने की धार बहने लगी। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। उसे लगता था कि वह अपने सारे काले कारनामे बहुत सफाई से छिपा रहा है। उसे लगता था कि जिस होटल का सालाना प्रॉफिट ही हजारों करोड़ों में है, वहां 10-15 करोड़ के घपले पर चेयरमैन का ध्यान कभी नहीं जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रांत सिंघानिया की नजर से कुछ नहीं छुपता। संजीव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और लगभग कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं समझ गया मिस्टर सिंघानिया। मैं अभी अपना केबिन पैक करता हूं और यहां से चला जाता हूं। तुमने मेरे लिए कई साल काम किया है संजीव, इसलिए मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज रहा। विक्रांत ने वापस अपने फोन में देखते हुए कहा, जाओ मिस्टर देसाई से अपनी 1 साल की एडवांस सैलरी लो और यहां से दफा हो जाओ। थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। संजीव ने सिर झुकाया और लगभग भागते हुए उस खौफनाक कमरे से बाहर निकल गया। शाम का वक्त होटल से निकलने के बाद आर्यन का मन हुआ कि वह अपने लिए भी एक नई और शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदे। लेकिन जब वह बांद्रा के सबसे महंगे कार शोरूम्स में गया तो उसे वहां कोई भी कार खास पसंद नहीं आई। वहां ज्यादातर कारें वही आम मास प्रोड्यूस्ड मॉडल्स थीं जो सड़क पर रोज दिखती हैं। जो कारें थोड़ी बहुत एक्सक्लूसिव या महंगी थीं, उनके लिए उसे कई महीनों तक प्री ऑर्डर करके इंतजार करना पड़ता। इसलिए उसने कार का ख्याल छोड़ दिया। उसने अपने लिए एक बेहद महंगा और एडवांस्ड एप्पल मैकबुक खरीदा, कुछ और टॉप डिजाइनर कपड़े खरीदे और सीधे अपनी मर्सिडीज जी वैगन से वापस साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस के अपने पेंट हाउस आ गया। घर आकर आर्यन अपने इटालियन लेदर सोफे पर आराम से लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में सुपर रिच सिस्टम का डिजिटल पैनल खोला। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आज उसने होटल खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट दिया था, जिसके चलते उसे एक झटके में 20 नए सुपर रिच पॉइंट्स मिल गए थे। मालिक आर्यन शर्मा बैलेंस रुपये 99,99,997 अरब 89 करोड़ 25 लाख 98,996 शारीरिक स्थिति 19 प्राण शक्ति 28 हुनर मास्टर ड्राइविंग सुपर रिच पॉइंट्स 20 उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी 19 पॉइंट्स पर थी, जिसका मतलब था कि उसका शरीर अभी भी अंदर से कमजोर ही था। उसकी प्राण शक्ति 28 पॉइंट्स पर थी, जो कि किसी भी आम इंसान की तरह साधारण थी। आर्यन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपने 11 सुपर रिच पॉइंट्स अपनी शारीरिक स्थिति पर जोड़ दी। जैसे ही उसने बटन दबाया, पैनल पर 19 का आंकड़ा तेजी से बदलकर 30 हो गया और ब्रैकेट में लिखा हुआ कमजोर शब्द बदलकर साधारण हो गया। और उसी पल आर्यन के शरीर में एक भयंकर उफान आया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में खून की जगह खौलता हुआ लावा दौड़ रहा हो। उसका शरीर अंदर से भभकने लगा। उसकी मांसपेशियां टूटने और फिर से नई और कई गुना ज्यादा मजबूत बनने लगी। यह प्रक्रिया लगभग 1 मिनट तक चली और उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे शांत और ठंडा हो गया। इसके बाद आर्यन ने अपने 6 सुपर रिच पॉइंट्स अपनी प्राण शक्ति पर डाल दिए। प्राण शक्ति का आंकड़ा तुरंत 28 से छलांग लगाकर 34 पर पहुंच गया। जैसे ही यह आंकड़ा बदला, आर्यन के दिमाग के अंदर जैसे एक तेज रोशनी का धमाका हुआ। उसका दिमाग अचानक बहुत ज्यादा हल्का, ताजा और तेज महसूस होने लगा। उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी याददाश्त और उसका विजन पहले से कई गुना ज्यादा क्लियर और शार्प हो गया था।
उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसका आईक्यू बढ़ गया है और वह पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। अंत में आर्यन ने अपने बचे हुए 3 सुपर रिच पॉइंट्स अपने मास्टर ड्राइविंग हुनर को अपग्रेड करने में लगा दिए, ताकि वह ड्राइविंग में सिर्फ शुरुआती न रहे बल्कि एक असली प्रो रेसर बन जाए। इन सारे अपग्रेड्स के कारण आर्यन के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल आया था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वह तुरंत उठा और सीढ़ियां चढ़कर 38वीं मंजिल पर बने अपने प्राइवेट इंडोर स्विमिंग पूल के पास गया। उसने अपने पसीने से भीगे हुए कपड़े उतारे और उस क्रिस्टल क्लियर जर्म फ्री नीले पानी में छलांग लगा दी। आह, मजा आ गया, दिस इज ग्रेट। आर्यन ने पूल के ठंडे पानी में कई लैप्स लगाए। नए अपग्रेड्स के बाद उसका शरीर इतना हल्का और ताकतवर महसूस हो रहा था कि उसे तैरने में बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह पूल के किनारे अपनी बाहें टिकाकर आराम से लेट गया। कुछ देर पूल में रिलैक्स करने के बाद जब आर्यन बाहर निकला तो उसकी नजर पूल के पास लगी एक विशाल आदमकद शीशे की दीवार पर पड़ी। वह शीशे के करीब गया और उसमें अपना अक्स देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या क्या यह सच में मैं हूँ? आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भले ही शीशे में दिख रहा चेहरा उसका ही था, लेकिन गर्दन के नीचे का उसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। पहले आर्यन दिखने में हैंडसम जरूर था, लेकिन गरीबी और खराब खानपान के कारण उसका शरीर बहुत पतला और कुपोषित था। 6 फुट की शानदार हाइट होने के बावजूद वह पतला होने के कारण उतना आकर्षक नहीं लगता था। लेकिन अभी शीशे में जो इंसान खड़ा था वह किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर अब कोई फालतू चर्बी नहीं थी, बल्कि हर जगह परफेक्ट कर्व्स और कसी हुई मांसपेशियां उभर आई थीं। उसके 6 पैक एब्स, चौड़े कंधे और मजबूत सीना उसे बेहद ताकतवर और खूंखार दिखा रहे थे। काफी देर तक खुद को शीशे में मुग्ध होकर निहारने के बाद आर्यन अपने होश में वापस आया और जोर से हंसते हुए बोला, कसम से यह सुपर रिच सिस्टम तो एक जादू है। उसने शावर लिया और अपने नए इटली से मंगाए गए बेहद महंगे डिजाइनर कपड़े पहने। जब वह पूरी तरह तैयार होकर दोबारा शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसका लुक जानलेवा लग रहा था। शीशे में दिख रहा शख्स अब कोई गरीब, कमजोर और सताया हुआ लूजर आर्यन नहीं था। वह अब एक टॉप टियर, बेइंतहा हैंडसम, शानदार कट्स वाले शरीर का मालिक, एक लंबा और खूंखार अरबपति लग रहा था। उसकी इस नई पर्सनैलिटी और इस कातिलाना लुक को देखकर दुनिया की कोई भी लड़की उसके पैरों में गिरने को तैयार हो जाती। आर्यन ने शीशे में खुद को देखकर एक बेहद घमंडी और कातिलाना मुस्कान के साथ अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहा, दुनिया के सारे लड़कों, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स, बहनों और आंटियों को संभाल कर रखना, क्योंकि अब ये बाप शिकार पर बाहर निकलने वाला है। हा हा हा। शाम ढल चुकी थी और मुंबई शहर की चमचमाती रोशनियां अरब सागर के पानी में अपनी चमक बिखेरने लगी थीं। आर्यन अपनी नई डिजाइनर इटालियन जैकेट और रोलेक्स घड़ी पहने पूरे रुतबे और आत्मविश्वास के साथ ग्रैंड पैलेस होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा गुरूर और कशिश थी कि आसपास से गुजरने वाला हर इंसान मुड़कर उसे देख रहा था। होटल के विशाल शीशे वाले दरवाजों के पास 4 बेहद खूबसूरत फीमेल अटेंडेंट्स अपनी कड़क यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने आर्यन को आते देखा, उन चारों की आंखें किसी भूखी बिल्ली की तरह चमक उठीं और वे तुरंत 90 डिग्री झुक गईं। गुड इवनिंग मिस्टर आर्यन सर, आपका स्वागत है मिस्टर आर्यन सर। उन लड़कियों की आवाज में सिर्फ इज्जत नहीं थी, बल्कि आर्यन के लिए एक अंधी दीवानगी और लालच साफ झलक रहा था। पूरे होटल के स्टाफ में आग की तरह यह खबर फैल चुकी थी कि यह 21 साल का नौजवान लड़का अब इस 7 सितारा होटल का नया मालिक बन चुका है। पुराना जनरल मैनेजर संजीव कपूर अपनी नौकरी से हाथ धो चुका था और आर्यन की मेहरबानी से महज एक लॉबी मैनेजर नेहा वर्मा अब पूरे होटल की सबसे ताकतवर इंसान यानी नई जनरल मैनेजर बन चुकी थी। जैसे ही आर्यन मुस्कुराते हुए लॉबी के अंदर दाखिल हुआ, पीछे खड़ी वो चारों अटेंडेंट्स आपस में खुसुर-फुसुर करने लगी। उफ, मिस्टर आर्यन कितने यंग और हैंडसम लग रहे हैं ना। एक अटेंडेंट ने आर्यन की चौड़ी पीठ को घूरते हुए कहा, हाँ यार, कसम से इतने हैंडसम और ऊपर से इतने बेहिसाब रईस। ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे है, जिसका मैं बचपन से इंतजार कर रही थी। दूसरी लड़की ने आह भरते हुए कहा,
तीसरी लड़की ने उससे कोहनी मारते हुए मजाक उड़ाया, सपने देखना बंद कर दे। मिस्टर आर्यन जैसे अरबपति के पास तेरे जैसी मामूली लड़की के लिए टाइम नहीं है। वो तुझ पर कभी नहीं गिरेंगे। अरे तुझे कैसे पता? क्या पता मैं ही उनके टाइप की हूँ। मेरी फिगर भी तो किसी मॉडल से कम नहीं है। दूसरी लड़की ने अपनी यूनिफॉर्म ठीक करते हुए इतरा कर कहा, चल हट। मिस्टर आर्यन के टाइप की सिर्फ और सिर्फ नई जीएम मिस नेहा वर्मा है। देखा नहीं कल से वो आर्यन सर के आगे पीछे कैसे घूम रही है। चौथी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि इंसान एक ही तरह का खाना रोज रोज खाकर बोर हो जाता है? अगर भविष्य में मिस्टर आर्यन को अपना टेस्ट बदलना हुआ और उन्हें कुछ नया ट्राई करना हुआ तो हमारा भी नंबर आ सकता है। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। पहली लड़की ने आंख मारते हुए कहा। आर्यन ने अपने पीछे हो रही इस गपशप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधा लॉबी के बीचों बीच पहुंचा। जैसे ही आर्यन लॉबी में पहुंचा, नेहा वर्मा लगभग दौड़ते हुए उसके पास आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और थकान का मिला जुला भाव था। मिस नेहा, आप अभी तक यहाँ लॉबी में क्या कर रही हैं? आर्यन ने थोड़ी हैरानी से पूछा। क्या मैंने आपको इस होटल की जनरल मैनेजर की कुर्सी पर प्रमोट नहीं कर दिया था? क्या आपने संजीव कपूर से हैंडओवर नहीं लिया? मिस्टर आर्यन सर, नेहा ने बहुत ही आदर और कृतज्ञता के साथ जवाब दिया। मैंने जनरल मैनेजर का सारा काम और ऑफिस संभाल लिया है। संजीव कपूर अपना सामान लेकर जा चुके हैं। मैं बस यहाँ लॉबी में आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। और हाँ, ये लीजिए, आपका काम हो गया है। कहते हुए नेहा ने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड निकाला और आर्यन की हथेली पर रख दिया। यह आर्यन का असली, बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस था। अरे वाह, थैंक्स अ लॉट मिस नेहा, आपने सच में बहुत जल्दी काम करवा दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप जाकर अपना काम देखिए। मैं बस अपना डिनर खत्म करूंगा और फिर मुझे कुछ काम से निकलना है। और हाँ, क्या मुझे पता चल सकता है कि आपकी जिस सहेली और उसके आरटीओ पति ने यह लाइसेंस बनवाने में हमारी मदद की है, क्या वे आज या कल में फ्री हैं? मैं उन्हें डिनर पर बुलाकर पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। ठीक है आर्यन सर, मैं श्रुति और उसके हस्बैंड से पूछकर आपको बता दूंगी, नेहा ने कहा। इस वक्त हैंडओवर और पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर मेरे पास बहुत काम पेंडिंग है और मुझे अभी बहुत सी चीजें समझनी भी है, इसलिए मैं इस वक्त आपको डिनर पर कंपनी नहीं दे पाऊंगी मिस्टर आर्यन। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। आर्यन ने उसे जाने का इशारा किया। नेहा ने अपने पास से गुजर रही फ्रंट डेस्क की एक रिसेप्शनिस्ट को रोका और आदेश दिया, तुम आर्यन सर को उनके प्राइवेट रूम में ले जाकर अच्छे से अटेंड करो। मैं ऑफिस जा रही हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सिर झुकाया और आर्यन से बहुत ही इज्जत के साथ बोली, मिस्टर आर्यन सर, कृपया मेरे साथ आइए। अरे इसकी क्या जरूरत है, मुझे यहाँ का रास्ता पता है, मैं चला जाऊंगा, आर्यन ने कहा। सॉरी सर, लेकिन आज हमने आपका डाइनिंग रूम बदल दिया है, इसलिए मुझे आपको रास्ता दिखाना होगा, रिसेप्शनिस्ट ने नम्रता से कहा। नया रूम? क्यों? आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सर, कल तक आप हमारे होटल के सिर्फ एक वीआईपी मेहमान थे, इसलिए आप प्राइवेट रूम 3 का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज से आप इस पूरे होटल के नए चेयरमैन और मालिक हैं, और चेयरमैन का खाना हमेशा होटल के सबसे एक्सक्लूसिव और शानदार प्राइवेट रूम 1 में ही परोसा जाता है, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह अच्छा, ठीक है, फिर चलो रास्ता दिखाओ। आर्यन ने इस बात पर कोई बहस नहीं की। यह वीआईपी ट्रीटमेंट उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। अपना शानदार डिनर खत्म करने के बाद आर्यन अपनी मर्सिडीज जीप वैगन लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल गया। रात गहरा रही थी, लेकिन मुंबई तो वह शहर था जो कभी सोता नहीं था। आर्यन अभी भी अपने लिए एक ऐसी स्पोर्ट्स कार की तलाश में था जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो। उसने कई बड़े शोरूम्स के चक्कर लगाए, लेकिन उसे अपनी पसंद की कोई कार नहीं मिली। ज्यादातर शोरूम्स रात 12 बजे तक बंद होने वाले थे। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि जो दुनिया की असली लिमिटेड एडिशन कारें होती हैं, वे कभी आम शोरूम्स या डीलरशिप्स में आती ही नहीं हैं। वे कारें लॉन्च होने से पहले ही दुनिया के टॉप अरबपतियों द्वारा खरीद ली जाती हैं। अगर किसी को वो कारें चाहिए हों तो उन्हें ब्लैक मार्केट या बेहद एक्सक्लूसिव ब्रोकर्स के जरिए कई गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता है। आर्यन ने अपनी जी वैगन को मरीन ड्राइव के किनारे रोका और सोचने लगा। उसे एक ही इंसान का नाम याद आया जिसके पास इतने बड़े और एक्सक्लूसिव कनेक्शंस हो सकते थे। द ग्रैंड पैलेस होटल का पुराना मालिक और चेयरमैन विक्रांत सिंघानिया।
आर्यन ने तुरंत अपना फोन निकाला और विक्रांत का नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर विक्रांत ने फोन उठा लिया। हाँ आर्यन मेरे दोस्त, इतनी रात को याद किया? क्या तुम अभी पुणे में हो? विक्रांत की भारी आवाज फोन पर गूंजी। नहीं विक्रांत, मैं अभी मुंबई में ही हूं, आर्यन ने कहा। लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। मैं अपने लिए एक एक्सक्लूसिव और लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूं। क्या तुम्हारी जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जो यह काम करवा सके? ओह, तो तुम भी लिमिटेड एडिशन कारों का कलेक्शन करने का शौक रखते हो आर्यन? विक्रांत हंसते हुए बोला। विक्रांत मेरे भाई, दुनिया का कौन सा मर्द होगा जिसे खूबसूरत और तेज कारों का शौक ना हो? आर्यन ने भी हंसते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, और तुमने बिल्कुल सही इंसान को कॉल किया है। मैंने कुछ ही समय पहले अपने कुछ रईस दोस्तों के साथ मिलकर पुणे में एक बेहद एक्सक्लूसिव ऑटो डीलरशिप शुरू की है। हम लोग सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी और सेकंड हैंड एक्सोटिक कारों की ही खरीद फरोख्त करते हैं। विक्रांत की बात बिल्कुल सच थी। उसकी डीलरशिप में आम गाड़ियां नहीं बिकती थीं। वे लोग 10 करोड़ रुपए से कम कीमत वाली किसी भी कार को अपने शोरूम में जगह तक नहीं देते थे। यह तो बहुत बढ़िया खबर है। आर्यन की आवाज में एक्साइटमेंट आ गई। क्या तुम मेरे लिए कोई ऐसी कार ढूंढ सकते हो जो बिल्कुल सबसे अलग और मेरे रुतबे के हिसाब से हो? आर्यन मेरे दोस्त, मेरे पास इस वक्त एक बुगाटी वेरॉन खड़ी है, विक्रांत ने अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमयी बनाते हुए कहा। यह कोई आम बुगाटी नहीं है। यह 3 साल पहले रिलीज हुआ एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 8 ही पीस मौजूद हैं। जब यह लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए थी, लेकिन चूंकि यह इतनी दुर्लभ है इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू अब बढ़कर लगभग 80 करोड़ रुपए हो चुकी है। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? 80 करोड़ रुपए सिर्फ एक कार के लिए? परफेक्ट, आर्यन ने बिना एक सेकंड की देरी किए कहा। क्या तुम्हारे पास इसकी कुछ फोटोज हैं? मुझे अभी व्हाट्सएप करो ताकि मैं इसका लुक देख सकूं। बिल्कुल, मैं अभी तुम्हें इसकी पिक्स भेजता हूं। और मेरा यकीन मानो आर्यन, यह कार तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सटीक बैठेगी। जब तुम इस 80 करोड़ की मशीन को लेकर अपनी रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी में घुसोगे ना, तो मैं कसम खाकर कहता हूं, देखने वालों की आंखें पड़ जाएंगी। तुम सबसे कूल और खतरनाक लगोगे। हा हा हा। विक्रांत, लगता है तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझने लगे हो। मैं अभी के अभी तुम्हें 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है आर्यन? कार तुम तक कैसे पहुंचानी है? क्या तुम खुद इसे लेने पुणे आ रहे हो या मैं इसे ट्रांसपोर्ट से मुंबई भिजवा दूं? विक्रांत ने पूछा। नहीं, ट्रांसपोर्ट से मत भेजना। मैं अगले महीने लेबर डे के पास खुद पुणे आऊंगा इसे लेने। वैसे भी मुझे छुट्टियों में कुछ काम से पुणे आना ही है, आर्यन ने जवाब दिया। दरअसल आर्यन की चचेरी बहन रिया भी पुणे की ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। आर्यन ने प्लान बनाया था कि वह छुट्टियों में रिया से मिलने जाएगा और इस बहाने उसे इस अरबपतियों वाली हाई क्लास जिंदगी का एक छोटा सा अनुभव भी कराएगा। फोन पर इतनी सारी बातें समझाना मुमकिन नहीं था। फोन रखने के बाद आर्यन ने बिना किसी झिझक के एक ही झटके में पूरे 80 करोड़ रुपए विक्रांत सिंघानिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब आर्यन के लिए यह पैसा महज स्क्रीन पर चमकने वाले कुछ नंबरों से ज्यादा कुछ नहीं था। अब उसे बस उस दिन का इंतजार था जब वह 80 करोड़ की बुगाटी वेरॉन लेकर सानिया और विक्रम मल्होत्रा के सामने कॉलेज के गेट पर खड़ा होगा। रात का अंधेरा मुंबई शहर पर पूरी तरह से छा चुका था, लेकिन इस शहर की असली धड़कन तो रात में ही शुरू होती थी। अपनी 80 करोड़ की बुगाटी वेरॉन का एडवांस पेमेंट करने और विक्रांत सिंघानिया से फोन पर बात खत्म करने के बाद आर्यन ने अपनी मर्सिडीज जी वैगन को वापस साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस की तरफ मोड़ लिया। अरब सागर से आने वाली ठंडी हवाएं जी वैगन के शीशों से टकरा रही थीं। आज का दिन आर्यन के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। सुबह वह 400 करोड़ के पेंट हाउस का मालिक बना था। दोपहर में उसने द ग्रैंड पैलेस होटल 20,000 करोड़ में खरीद लिया था और अब रात होते होते वह दुनिया की सबसे दुर्लभ स्पोर्ट्स कार का इंतजार कर रहा था। ये सब कुछ महज 48 घंटों के भीतर हुआ था। दौलत का यह नशा ऐसा था जो किसी भी आम इंसान को पागल कर सकता था, लेकिन आर्यन का बढ़ा हुआ माइंड लेवल उसे जमीन से जुड़े हुए था।
अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी मर्सिडीज खड़ी करने के बाद आर्यन प्राइवेट हाई स्पीड लिफ्ट से सीधा अपनी 38वीं मंजिल पर पहुंचा। पेंट हाउस का भारी महोगनी का दरवाजा फिंगरप्रिंट सेंसर से खुला। अंदर का सन्नाटा और विलासिता उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। आर्यन सीधा अपने विशाल और आलीशान लिविंग रूम में गया और इटालियन लेदर सोफे पर धंस गया। बांद्रा के उस एक्सक्लूसिव एप्पल स्टोर से उसने जो सबसे महंगा और टॉप ऑफ टू लाइन मैकबुक प्रो खरीदा था, वह अभी भी उसके बैग में था। उसने बैग से वह चमचमाता हुआ सिल्वर लैपटॉप निकाला और उसे सेंटर टेबल पर रखा। आर्यन की उंगलियां उस मैकबुक की ठंडी सतह को महसूस कर रही थीं। एक वक्त था जब वह अपने कॉलेज के दिनों में साइबर कैफे के बाहर खड़े होकर दूसरों को कंप्यूटर पर गेम खेलते या काम करते हुए देखा करता था। उसके पास इतने पैसे कभी नहीं हुए कि वह अपने लिए एक ढंग का सेकंड हैंड लैपटॉप भी खरीद सके। सानिया के असाइनमेंट्स भी वह कोलाज की लाइब्रेरी के खटारा कंप्यूटर्स पर घंटों लाइन में लगकर बनाता था। और आज उसके सामने दुनिया का सबसे एडवांस्ड और महंगा लैपटॉप रखा था, जिसकी कीमत उसके लिए एक मूंगफली के दाने के बराबर भी नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली, मैकबुक को ऑन किया और ब्राउजर खोलकर वेल स्ट्रीमिंग की वेबसाइट टाइप की। भारत में डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए स्टार लाइव सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, जहां उसने कल रात काव्या की स्ट्रीम में 2.5 करोड़ रुपए लुटाए थे। लेकिन पीसी और गेमिंग स्ट्रीमिंग के लिए वेल स्ट्रीमिंग का कोई मुकाबला नहीं था। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने क्षेत्र के 80% से ज्यादा मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। क्योंकि आर्यन के पास पहले कभी कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था, इसलिए उसने आज तक फेल स्ट्रीमिंग्स की वेबसाइट खोलकर भी नहीं देखी थी। वेबसाइट का इंटरफेस बहुत ही स्मूथ और प्रीमियम था। आर्यन ने बिना कोई समय बर्बाद किए साइन अप पर क्लिक किया। जब यूजरनेम चुनने की बारी आई तो आर्यन के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने कीबोर्ड पर टाइप किया, लिल मैच। यही वो नाम था जिसने कल रात मोबाइल स्ट्रीमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। आर्यन को यह नाम बहुत पसंद आने लगा था। ये नाम उन लोगों के लिए एक माचिस की तीली की तरह था जो अपने घमंड में अंधे थे, और आर्यन इस तीली से उनके घमंड को पल भर में जलाकर राख कर सकता था। अकाउंट बनाने के बाद आर्यन ने सर्च बार में अपनी चचेरी बहन रिया की स्ट्रीम का आईडी डाला, जो रिया ने उसे सुबह मैसेज में बताया था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। स्क्रीन पर लोडिंग का चक्का घुमा और अगले ही पल रिया का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा स्क्रीन पर आ गया। आर्यन ने देखा कि रिया की स्ट्रीम का नाम क्यूट डम्पलिंग था। रिया पुणे की क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में अपने बेड पर बैठी हुई थी। बैकग्राउंड में हॉस्टल के कमरे की वो जानी पहचानी अस्त व्यस्त दीवारें, कुछ पोस्टर्स और रंग बिरंगी फेरी लाइट्स नजर आ रही थी। रिया ने एक बहुत ही साधारण सी ओवरसाइज्ड हुडी पहनी हुई थी। उसके बाल एक मेसी बन में बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे की वो मासूमियत और उसकी हंसी किसी का भी दिन बनाने के लिए काफी थी। वह स्ट्रीम में बैठे अपने दर्शकों से बहुत ही मजेदार तरीके से बातें कर रही थी, जोक्स क्रैक कर रही थी और बीच बीच में कोई ट्रेंडिंग गाना भी गुनगुना रही थी। आर्यन खामोशी से अपनी छोटी बहन को स्क्रीन पर देख रहा था। थैंक यू सो मच मिस्टर एनिग्मा इस प्यारी सी चॉकलेट के लिए। अरे वाह, किंग गेमर इस रोज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिया हर एक छोटे छोटे गिफ्ट के लिए अपना सिर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी। आर्यन ने स्क्रीन के दाईं तरफ आ रहे गिफ्ट्स के पैनल पर नजर डाली। रिया को जो गिफ्ट्स मिल रहे थे उनकी कीमत बहुत ही मामूली थी। कोई 50 रुपए का गिफ्ट भेज रहा था तो कोई 100 रुपए का। आर्यन ने जब स्ट्रीम के टॉप डोनर्स की लिस्ट चेक की तो उसे यह देखकर थोड़ी निराशा हुई कि जो इंसान रिया की स्ट्रीम में रैंक 1 पर बैठा था, उसने पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर सिर्फ 15,000 रुपए के गिफ्ट्स ही दिए थे, और जो इंसान रैंक 2 पर था उसका कुल योगदान महज कुछ हजार रुपए था। आर्यन के सीने में एक अजीब सी टीस उठी। मेरी छोटी बहन जो इतने प्यार से लोगों को एंटरटेन कर रही है, उसे महज 50-100 रुपए के गिफ्ट्स के लिए इतना झुकना पड़ रहा है। आर्यन ने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। उसे याद आया कि कैसे इसी छोटी बहन ने आज सुबह उसे अपनी मेहनत की कमाई में से 15,000 रुपए आर्यन की गर्लफ्रेंड के लिए भेजे थे,
ताकि आर्यन को किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। मुझे रिया को बताना ही होगा कि उसका ये भाई अब कोई मामूली इंसान नहीं है। उसका आर्यन भैया अब 10 पद्म रुपए का मालिक है। अगर कल को किसी को यह पता चला कि इतने बड़े अरबपति की बहन इंटरनेट पर 50 रुपए के गिफ्ट्स के लिए लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है, तो यह मेरे लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी। आर्यन का मन किया कि वह अभी के अभी सिस्टम से 50-60 करोड़ रुपए निकाले और रिया की स्ट्रीम में गिफ्ट्स की ऐसी बाढ़ ला दे कि पूरे वेल स्ट्रीमिंग ऐप का सर्वर क्रैश हो जाए। वह उसे 10 करोड़ रुपए एक झटके में देना चाहता था। उसने अपना वेल वॉलेट खोला और अपने फिंगरप्रिंट से 10 करोड़ रुपए सीधे अपने अकाउंट में टॉप अप कर ली। पेमेंट सक्सेसफुल का हरा निशान चमका और उसका वॉलेट कॉइन्स से लबालब भर गया। वह सुपर गिफ्ट्स के सेक्शन में गया और सबसे महंगे गिफ्ट पर क्लिक करने ही वाला था कि अचानक उसकी उंगलियां रुक गई। नहीं, जरा रुको आर्यन, उसने खुद को शांत करते हुए सोचा। अगर मैंने आज रात अचानक से रिया की स्ट्रीम में करोड़ों रुपए लुटा दिए तो वह बेचारी मासूम लड़की डर जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर छोटी बुआ को पता चला कि मेरे पास रातों रात इतना पैसा आ गया है तो उन्हें लगेगा कि मैं मुंबई में कोई गैर कानूनी काम या स्मगलिंग कर रहा हूं। मेरे परिवार वाले सदमे में आ जाएंगे। आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने इस असीमित खजाने का राज रिया के सामने तभी खोलेगा जब वह अगले महीने मई की छुट्टियों में उससे मिलने पुणे जाएगा। आमने सामने बैठकर वह उसे सारी सच्चाई बताएगा ताकि वह घबराए नहीं और अपनी बुआ को भी पहले से थोड़ा मानसिक रूप से तैयार कर सके। यह सोचकर आर्यन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड से हटा ली। वह तय कर चुका था कि आज रात वह रिया की स्ट्रीम में कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं करेगा, बस चुपचाप उसे थोड़ी देर देखेगा। लेकिन तभी स्ट्रीम के कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन के सब्र का बांध तोड़ दिया। रिया की स्क्रीन पर अचानक एक शानदार एनिमेशन चमका। एक चमचमाती हुई लाल रंग की स्पोर्ट्स कार स्क्रीन के बीचों बीच से गुजरी। वेल स्ट्रीमिंग पर एक स्पोर्ट्स कार वर्चुअल गिफ्ट की कीमत पूरे 20,000 रुपए थी। गिफ्ट भेजने वाले यूजर का नाम था सीनियर। ये वही सीनियर था जो रिया की स्ट्रीम की लीडर बोर्ड में रैंक 1 पर बैठा था। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मिस्टर सीनियर, इस शानदार स्पोर्ट्स कार के लिए। रिया खुशी से उछल पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। उसके लिए 20,000 रुपए का एक सिंगल गिफ्ट मिलना किसी बहुत बड़े जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन आर्यन की नजरें उस सीनियर के कमेंट पर टिक गईं, जो उसने गिफ्ट भेजने के तुरंत बाद चैट बॉक्स में पूरे घमंड के साथ पिन किया था। सीनियर, मैं हूं। अगर तुम कल मेरे साथ प्राइवेट वीडियो कॉल पर बात करोगी तो मैं तुम्हें ऐसी 2 स्पोर्ट्स कार और गिफ्ट करूंगा, समझे? उसका लहजा बेहद घमंडी, भद्दा और हुक्म चलाने वाला था। वह रिया को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे रिया कोई बिकाऊ चीज हो और वह 20,000 रुपए फेंक कर उसे खरीद रहा हो। रिया का हंसता हुआ चेहरा एक पल के लिए मुरझा गया। उसे सीनियर का यह कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन वह एक छोटी स्ट्रीमर थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपने रैंक एक सपोर्टर को नाराज कर दिया तो उसकी स्ट्रीम की रैंकिंग गिर जाएगी। इसलिए उसने बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ इस कमेंट को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन आर्यन इग्नोर करने वालों में से नहीं था। उसके अंदर का खून खौल उठा। अच्छा, मेरी बहन को अपने 20,000 रुपये का रुतबा दिखा रहा है तू? आर्यन की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चली। उसने चैट बॉक्स में एक कमेंट टाइप किया। चूंकि उसने अभी अभी 10 करोड़ रुपए का टॉप अप किया था, इसीलिए उसका अकाउंट अपने आप अल्ट्रा वीआईपी स्टेटस में आ चुका था और उसका कमेंट एक बेहद चमकदार सुनहरे बॉक्स में पूरे चैट रूम के ऊपर फ्लैश हुआ। लिल मैच, जरा प्यार से मुझे हैंडसम कहकर बुलाओ तो। मैं अभी सिर्फ 1 सेकंड में इस घमंडी भिखारी का रैंक 1 का ताज छीन कर उसे उसकी असली औकात दिखाता हूँ। ये कमेंट पढ़ते ही पूरी स्ट्रीम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पुणे क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रिया अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूट रही थी। वह अभी अभी सीनियर की बदतमीजी से थोड़ा अपसेट हुई थी कि तभी उसकी नजर उस सुनहरे वीआईपी कमेंट पर पड़ी। उसने नाम पढ़ा। लिटिल मैच भले ही रिया आर्यन के इस यूजर नेम को नहीं जानती थी, लेकिन उस कमेंट के बेबाक और मजाकिया लहजे ने उसके चेहरे पर वापस एक प्यारी सी मुस्कान ला दी।
उसे लगा कि कोई यूजर बस उस सीनियर को चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहा है। रिया ने बिना कोई झिझक दिखाए बहुत ही चुलबुले और मीठे अंदाज में वेबकैम की तरफ देखकर कहा, अरे वाह लिटिल मैच, तुम तो बहुत हैंडसम हो, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? मेरा रैंक 1 छीनना इतना आसान नहीं है मिस्टर हैंडसम। मुंबई के उस 400 करोड़ के पेंट हाउस में बैठे आर्यन के चेहरे पर अपनी बहन की यह चुलबुली आवाज सुनकर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत रिप्लाई टाइप किया, लिल मैच। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है फिर, मैं तुम्हें एडवांस में थैंक यू बोल देती हूँ मेरे हैंडसम लिटिल मैच। लेकिन रिया की यह हंसी रैंक 1 पर बैठे उस घमंडी सीनियर को तीर की तरह चुभ गई। उसका मर्दाना ईगो बुरी तरह आहत हो गया था कि कोई नया यूजर आकर खुलेआम उसे चुनौती दे रहा है। सीनियर ने तुरंत गुस्से में एक लाल रंग का एंग्री कमेंट चैट बॉक्स में दागा। सीनियर। आर्यन ने जब सीनियर का यह चुनौती भरा कमेंट पढ़ा तो वह हंस पड़ा। मैं तुझे रिप्लाई देकर अपनी उंगलियां और अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? आर्यन ने मन ही मन सोचा, मैं तुझे सीधा अपने पैसों की ताकत से ही कुछ लूंगा। आर्यन ने चैट बॉक्स बंद किया और स्क्रीन की दाईं तरफ बनी गिफ्ट गैलरी को खोला। उसकी नजर व्हेल स्ट्रीमिंग के सबसे महंगे, सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे खौफनाक वर्चुअल गिफ्ट पर पड़ी। उसका नाम था सुपर रॉकेट। एक सुपर रॉकेट की कीमत पूरे 2 लाख रुपए थी। इस ऐप पर लोग स्पोर्ट्स कार भेजकर खुद को किंग समझते थे, लेकिन सुपर रॉकेट भेजना उन लोगों का काम था जो सच में अरबपति होते थे। आर्यन ने सुपर रॉकेट के आइकन पर क्लिक किया और सेंड का बटन दबा दिया। लॉन्च। अगले ही सेकंड रिया के पूरे लैपटॉप की स्क्रीन हिलने लगी। बैकग्राउंड में एक बेहद जोरदार आवाज आई और स्क्रीन के नीचे से आग उगलता हुआ एक विशाल सुपर रॉकेट लॉन्च हुआ, जो स्क्रीन के बीचों बीच फटकर सुनहरे सिक्कों की बारिश करने लगा। चैट बॉक्स में एक सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ। इस एक रॉकेट की कीमत 2 लाख रुपए थी। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन ने स्क्रीन पर एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप किया, लिल मैच करेगा या पैंट गीली हो गई। सीनियर का ईगो पूरी तरह से कुचला जा चुका था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने भी घबराहट में अपने वॉलेट का सारा पैसा निचोड़कर एक सुपर रॉकेट लॉन्च कर दिया। सीनियर ने सोचा कि एक रॉकेट फेंककर वह इस नए यूजर को डरा देगा और वह पीछे हट जाएगा, लेकिन आर्यन तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने अपना माउस पकड़ा और सुपर रॉकेट के बटन पर उंगली लगातार क्लिक करना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। रिया की स्क्रीन अब दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहां सिर्फ आग उगलते हुए विशाल रॉकेट्स की एक कभी न खत्म होने वाली कतार नजर आ रही थी। पूरे ऐप का सर्वर इस भयानक एनिमेशन से कांपने लगा था और आखिर में जाकर आर्यन की उंगली रुकी। 66 सुपर रॉकेट्स। एक रॉकेट की कीमत 2 लाख रुपए। यानी आर्यन ने महज 10 सेकंड के अंदर अपनी बहन की स्ट्रीम में पूरे 1 करोड़ 32 लाख रुपए की बारिश कर दी थी। चैट बॉक्स में पूरी तरह से श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया था। वह रैंक 1 वाला सीनियर जो कुछ देर पहले 20,000 की स्पोर्ट्स कार फेंककर खुद को भगवान समझ रहा था, वह 1 दर्जन रॉकेट तो दूर की बात, दूसरा रॉकेट भेजने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसकी हैसियत और उसकी बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वह चुपचाप बिना कोई कमेंट किए उस स्ट्रीम से दुम दबाकर भाग निकला था। व्हेल स्ट्रीमिंग ऐप का एक कड़ा नियम था, जब भी कोई यूजर किसी एक स्ट्रीम में एक साथ 66 सुपर रॉकेट्स लॉन्च करता था, तो ऐप का सर्वर उस स्ट्रीम को पूरे नेटवर्क पर ग्लोबल ब्रॉडकास्ट कर देता था। और वही हुआ। पूरे व्हेल स्ट्रीमिंग ऐप की स्क्रीन पर ऊपर की तरफ एक सुनहरा और चमकता हुआ बैनर फ्लैश होने लगा। दौलत का नया भगवान अवतरित हुआ है। यूजर लिल मैच ने क्यूट डम्पलिंग्स की स्ट्रीम में 66 सुपर रॉकेट्स की बारिश कर दी है। इस ग्लोबल बैनर को देखते ही पूरे ऐप पर जैसे भूचाल आ गया। हजारों और फिर लाखों दर्शक रिया की उस छोटी सी स्ट्रीम में टूट पड़े। कमेंट बॉक्स अब इतनी तेजी से भाग रहा था कि सिस्टम उसे लोड नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, क्या अंधा पैसा है? ये कौन अरबपति आ गया यहाँ? जरा रुको, क्या इस बंदे का नाम लिल मैच है? ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा है। तभी किसी यूजर ने कमेंट बॉक्स में वो राज खोल दिया। अबे पागलों, ये वही सुपर अरबपति है जिसने कल रात स्टार लाइव मोबाइल ऐप पर तबाही मचाई थी। कल रात इस बंदे ने एक अनाम स्ट्रीमर पर एक ही घंटे में 2.6 करोड़ रुपए लुटाए थे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, ये वही लिटिल मैच है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पीसी स्ट्रीमिंग पर भी आ गया।
क्या भयंकर रईस है ये इंसान। आते ही एक झटके में 66 सुपर रॉकेट्स दाग दिए। डैम, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। भाई, ये अभी अभी इंटरनेट पर अवतरित हुआ है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बड़े और टॉप स्ट्रीमर्स को घास भी नहीं डालता। ये सिर्फ छोटी और अनाम स्ट्रीमर्स पर करोड़ों लुटाता है। ओ, अब समझ आया। पुणे के उस छोटे से हॉस्टल के कमरे में बैठी रिया स्क्रीन पर हो रहे इस भयानक विस्फोट और करोड़ों रुपयों की बारिश को देखकर पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। और मुंबई के अपने 400 करोड़ के पेंट हाउस में बैठा आर्यन अपनी 80 करोड़ की बुगाटी का इंतजार करते हुए स्क्रीन पर अपनी बहन का यह हैरान चेहरा देखकर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी कॉफी पी रहा था। खेल तो बस अभी शुरू हुआ था। पुणे की सर्द रात और क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी का वो